हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेने वाले हैं, उसे कहते हैं बैंकिंग कंपनी में जो अकाउंटिंग होती है उसका। तो हेडिंग क्या है, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। आप सब लोग को बता दूं कि इस बैंकिंग कंपनी में हम देखेंगे कि हमारा जो P&L है उसका फॉर्मेट अलग है, बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट अलग है। इसके बाद जो एक और चैप्टर है आपका इंश्योरेंस, उसमें भी आप देखेंगे कि फॉर्मेट थोड़े अलग है। तो जो हमारा एक नॉर्मल कंपनी एक्ट है उससे थोड़ा सा इनका फॉर्मेट इसलिए अलग है क्योंकि इनके ये एक स्पेशल कंपनीज़ हैं या स्पेशल केसेस हैं। इनके लिए जैसे बैंकिंग यदि कंपनी की बात करें हम, तो बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 बना था उसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मेट है वो बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट और हमारे कॉरपोरेट के जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए ये फॉर्मेट है। इसलिए हमको बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों में P&L और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के हमको अलग से फॉर्मेट देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे एक्चुअली बैंकिंग कंपनी होती क्या है, या बैंकिंग कंपनी किस तरह से बाकी अदर जो कंपनीज होती हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज उनसे किस तरह से अलग है, जो इसका हमारा सारा ट्रीटमेंट अलग है। अब देखिए, जो सबसे पहली बात है, जो डिफरेंस की बात है वो ये है कि जो एक बैंकिंग कंपनी होती है उसका मेन मोटो क्या होता है, बैंक का मेन मोटो क्या होता है कि हमारा डिपॉजिट लेना, उस पर हमें इंटरेस्ट देना, ठीक है, और यदि हमें बोरोइंग्स चाहिए हैं या लोन वगैरह चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, ये मेन टास्क है बैंकिंग का। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी एक नॉर्मल जो हमारी कॉरपोरेट में जैसे हम पढ़ते आने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस टाइप की कंपनी नहीं है, ये उससे अलग है। तो इसलिए बैंकिंग कंपनी का जब भी हम P&L या बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सारी चीज़ें एकदम अलग दिख रही हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम है वो एकदम अलग नेचर की है। अब जैसे हमने आपको बताया कि अभी बैंकिंग का मेन काम क्या है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग की इनकम क्या हुई, बैंकिंग की इनकम क्या हुई, बैंकिंग की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों अलग है एक नॉर्मल कंपनी से। बैंकिंग की इनकम होती है हमारी कि हम किस तरह से इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। एफडी, यदि हमने एफडी कराई है तो एफडी पे बैंक हमें इंटरेस्ट देगी, है ना। हमारा यदि सेविंग अकाउंट है तो उस पर वो हमें इंटरेस्ट देगी। ये इंटरेस्ट देना बैंक, वैसे और भी एक्सपेंस होते हैं लेकिन मेन जो एक्सपेंस होता है बैंकिंग का वो होता है इंटरेस्ट देना, राइट। इसके अलावा उसकी इनकम क्या है, उसके अलावा उसकी इनकम होती है जो लोन वो हमें देता है उस पर वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, जो बिल्स ऑफ डिस्काउंटेड वो हमें देता है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करता है, जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी देता है उस पर वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो इंटरेस्ट ही उसका मेन इनकम है और इंटरेस्ट ही उसका मेन एक्सपेंस है। जबकि अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आप देखेंगे एक्सपेंसेस अलग अलग है ना। तो इसलिए हमारी बैंकिंग कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा P&L के अमाउंट भी डिफर, मतलब जो उसके अंदर जो फॉर्मेट है या जिन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी बहुत अलग तरह से डील करती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की से। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि बैंकिंग कंपनी का जो रेगुलेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था। इसके हिसाब से इसमें ये बताया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस कि भाई बैंकिंग जो सेक्टर स्टार्ट हुए फिर नेशनलाइजेशन हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें ये एक्ट पता होना चाहिए 1949 क्या था जिसके हिसाब से हमारी बैंकिंग चल रही है। उसके बाद में कौन कौन सी बुक्स रखी जाती हैं बैंक में। तो बैंक में देखिए बेटा ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, एक ही दिन में कई लोग आते हैं अकाउंट ओपन कराते हैं, कई लोग आते हैं कैश विड्रॉ करते हैं, कई लोग आते हैं कैश डिपॉजिट करते हैं। अलग अलग टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें बैंक देता है, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। उस हिसाब से बैंक कौन कौन सी बुक्स रखता है, तो बैंक की जो बुक्स है हमने उसको बाइफरकेट किया 3 टाइप्स में, कैश बुक, लेजर बुक और अदर बुक्स। ठीक है, कैश बुक्स क्या होती है, कैश बुक्स में जनरली हम रिसिप्ट बुक और पेमेंट बुक रखते हैं। मतलब क्या क्या हमने आज जैसे किसी ने कुछ डिपॉजिट किया है कैश तो यहाँ पे वो रखा जाएगा, और यहाँ पेमेंट में किसने आज विड्रॉल लिया। तो मेन ये जो 2 बुक्स इसमें रखी जाती हैं कैश बुक में। फिर लेजर बुक्स जो होती है इसके अंदर जनरल लेजर रखा जाता है, फिर करंट अकाउंट लेजर। आप सबको पता है कि बैंकिंग जो है वो 3 टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं, सेविंग, करेंट और एफडी। ठीक है, तो देखिए मैंने लाइन से तीनों लिखे हैं, करेंट, सेविंग और एफडी लेजर, करेंट अकाउंट लेजर, सेविंग लेजर और फिक्स लेजर।
यदि इन तीनों टाइप में से किसी भी एक टाइप का हमारा अकाउंट होगा तो उसका अलग से लेजर रखना पड़ेगा उसको। इसके अलावा ये 3 के अलावा एक रिकरिंग डिपॉजिट की भी स्कीम होती है। रिकरिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे हम फ्रीक्वेंटली उसमें डिपॉजिट करें। जैसे हमने मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने रिकरिंग ले ली है 100 रुपीज़ की, तो मुझे हर मंथ, है ना, मैं 100 रुपीज़ जमा कर रही हूँ। रिकरिंग मतलब जो बार बार किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का यदि कोई डिपॉजिट अकाउंट है मेरा, तो उस पर मुझे इसका भी अलग से उसको मतलब हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उसकी अलग से लेजर रहेगी, ठीक है, किसकी, रिकरिंग डिपॉजिट की। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि बैंक का मेन काम क्या होता है, फंड रिसीव करना और फंड एलोकेट करना। तो फंड एलोकेट मतलब इन द सेंस ऑफ बोरोइंग्स, लोन वगैरह यदि दिया जा रहा है तो लोन लेजर भी रखेगा। फिर ये जो फंड इकट्ठा कर लेता है बैंक, ये उसका करता क्या है, देखिए हमसे पैसा ले रहा है, बदले में हमें इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसी को उसने सर्कुलेट कर दिया लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मैंने 5 लाख की एफडी कर दी, 2 लाख की मैंने एफडी कर दी है 5 साल के लिए। अब मैं ऑब्वियसली 5 साल बाद ही बैंक जाऊंगी उसको तोड़ने के लिए, जब तक कि मुझे बीच में कोई इमरजेंसी ना आए। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते हैं कि बैंक के पास में 2 लाख रुपीज़ आ गए 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसमें से कुछ अमाउंट यदि किसी को एज ए लोन चाहिए तो उसमें से उसने वो अमाउंट दे दिया, और उसने क्या किया, जो अमाउंट एज ए लोन नहीं गया उसने उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, उस फंड को इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको हमें 5 साल बाद उस 2 लाख पे इंटरेस्ट भी देना है। तो कहीं ना कहीं उसको उस पर और पैसा जनरेट करना है, उस पर और पैसा कमाना है ताकि हमें वो इंटरेस्ट दे सके, ठीक है ना। देखिए हमने एफडी कर दी, अब हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमारे सेविंग अकाउंट पे उसको इंटरेस्ट देना है। पैसा हमारा हमने उसको दिया, तो बदले में क्यों दिया, ताकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिले। तो ये जो इंटरेस्ट देने का मेन एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा जब हम अपने जो पैसा कलेक्शन हुआ है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तो हम तो एक तो लोन दे देते हैं, लोन दे के हमें इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, यदि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम उस पर और मनी जनरेट कर सकें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लेजर अलग से रखा जाता है। फिर ब्रांच लेजर, हम देखते हैं एक ही बैंक की कई सारी ब्रांच होती है ना। जैसे एसबीआई आपको एक ही शहर में कई जगह दिख जाएगा, तो उसको ब्रांच लेजर भी रखना पड़ेगा। फिर BR का मतलब है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल लेजर, क्योंकि ये फैसिलिटी देता है बैंक हमको, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन बिल्स लेजर भी उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो वैसे मेरे ख्याल से लेजर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था। यदि आपको फंक्शन ऑफ बैंकिंग पता है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जनरल लेजर के बाद में 4 तरह के हम अकाउंट खोलते हैं, करेंट, सेविंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। तो इन चारों की लेजर रखता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी उसकी मेन फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। तो लोन फैसिलिटी यदि दे रहा है तो लोन का लेजर भी रखेगा। फिर ब्रांच अलग अलग उसके होती है, इसलिए ब्रांच का लेजर रखता है। फिर उसने कहाँ का इन्वेस्ट किया उसका लेजर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल और फॉरेन बिल्स का, ठीक है। थर्ड हमारी होती है अदर बुक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन जो मेन थी मैंने वही ली है। एक तो क्लियरिंग हाउस, आप सबको पता है क्लियरिंग हाउस होता है जहाँ हम एक दूसरे बैंक के आपस के ट्रांजैक्शंस को क्लियर करते हैं। तो क्लियरिंग रजिस्टर होता है। सिक्योरिटी रजिस्टर्स होते हैं, जो हम सिक्योरिटी रखते हैं उनके भी रजिस्टर्स में एंट्री होती है। फिर देखिए आपने कभी बिल्स ऑफ कलेक्शन के लिए यदि अपन कभी गए हो बैंक में तो उसका एक अलग से रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री होती है। इसके अलावा लेटर्स ऑफ क्रेडिट रजिस्टर, जो क्रेडिट नोट या क्रेडिट पे जो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जो सिक्योरिटीज़ रखी जाती है उसका अलग से एक रजिस्टर होता है। ड्राफ्ट तो आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत बनवाते ही हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए अपन जो ड्राफ्ट बनाते हैं तो देखिए एक रजिस्टर होता है, उसमें वो साइन लेते हैं, उसमें ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट वगैरह सब लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपके मेन ऐसी चीज़ें थी जो आप जिसके टच में है मैंने वो ले ली है। इसमें 3-4 चीज़ें और भी हैं जो मैंने अभी नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि कौन कौन सी बुक्स बैंक मेंटेन करती है, कैश बुक, लेजर और अदर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बैंक का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं एक आपको छोटे से इसमें बता देती हूँ। जैसे ये क्या है हमारा, ये है हमारा बैंक। बैंक के पास हम गए, अपना फंड डिपॉजिट किया, बदले में हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के लालच में या इस इंटरेस्ट के रिटर्न के चक्कर में ही हम अपना फंड जो है बैंक में जमा करते हैं। हमें पता है यदि 2 लाख रुपए हमने बैंक में जमा किया है और यदि हम उसे 5 साल बाद लेने जाएंगे तो हमें कुछ प्लस मिलेगा। क्यों प्लस मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट,
इस इंटरेस्ट के कारण हमारा 2 लाख जो है वो 2 लाख से बढ़ के मिलने वाला है। इसलिए तो हम बैंक जा रहे हैं कि भाई हमारा पैसा रख लो बिकॉज ऑफ दिस इनकम, ठीक है ना। हमने सेविंग अकाउंट क्यों खोला हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस इनकम। इस रिटर्न के चक्कर में ही हम बैंक में खोलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि बैंक ने हमसे 2 लाख लिए और हमको बढ़ा के कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि बैंक इसी फंड को क्या कर देगा, लोन के फॉर्म में डाल देगा, इधर उधर लोगों को दे देगा, है ना। इसी पैसे को क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, यदि वो हमें लोन दे, देखिए उसने हमें एफडी पर, एक एग्जांपल ले रही हूँ, 6% का इंटरेस्ट रेट उसने कहा कि आप यदि 2 लाख देते तो मैं 6% पर एनम के रेट से आपको मैं इस पे इंटरेस्ट दूंगा। बैंक ने हमें कहा, उस लालच में हमने 2 लाख अपना यहाँ पर एफडी करा ली, ठीक है। अब बैंक ने कहा किसी को लोन चाहिए, बैंक ने कहा हाँ यही फंड उसने लोन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा कि मैं आपसे 12% लूँगा इंटरेस्ट लोन के लिए। इन्वेस्टमेंट उसने जहाँ भी बैंक में सिक्योरिटीज़, किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदी, है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, जहाँ भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से उसको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला, 15%। अब यहाँ से 15% कमाया, यहाँ से 12% कमाया, और खर्चा कितना है, सिर्फ 6% देने का। तो बीच का ये जो डिफरेंस है, ये जो रेट का हमें डिफरेंस दिख रहा है 12 और 6 का, 15 और 6 का, यही तो उसकी कमाई है। ये जो बीच का मार्जिन है 12 माइनस 6 का बीच का जो मार्जिन है, 12 माइनस 6 का, 15 माइनस 6 का जो बीच का मार्जिन है, यही बैंक की इनकम है। तो बैंक का फंक्शन समझ में आ गया। हमसे फंड क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ हमें क्या मिलने वाला है बदले में, इंटरेस्ट। इसलिए हम जाके अपना फंड डिपॉजिट करते हैं। और हम बैंक के पास दूसरे रीज़न से क्यों जाते हैं? जब हमें कोई ना कोई लोन या बोरोइंग्स चाहिए होती है, तो वो इसी फंड को क्या करता है, लोन में ट्रांसफ़र कर देता है, और उसी फंड से वो पैसा कमाता है, और उसका कुछ परसेंटेज हमें दे देता है, कुछ परसेंटेज खुद रख लेता है, क्योंकि उसे भी तो अपने खर्चे चलाने हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक प्रीमाइसेस है, एक बिल्डिंग है, उसके पास अपना स्टाफ है ना। तो उन सब का खर्चा कहाँ से निकालेगा? ये जो बीच की मार्जिन जनरेट हो रही थी 12 और 6 की, 12% वो कस्टमर से ले रहा है, हमें 6% दे रहा है। यहाँ 15% वो मार्केट में कमा रहा है पैसा हमारा ही इन्वेस्ट करके, और हमें 6% दे रहा है। तो ये जो बीच का मार्जिन है, इससे वो अपने सारे खर्चे निकालता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का जो पार्ट है, दैट इज़ योर स्लिप सिस्टम। स्लिप सिस्टम क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। यदि आप में से कोई भी बैंक गया होगा तो आप सब ने कोई ना कोई स्लिप ज़रूर भरी होगी, है ना। यदि हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, यदि हम विड्रॉल करने जाते हैं तो विड्रॉल स्लिप भरते हैं। तो बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम है या जो वर्क है वो स्लिप सिस्टम पे बेस्ड है। इस टाइप की एक स्लिप होती है, उसका एक पार्ट आपको मिल जाता है, एक पार्ट आप कहाँ दे देते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। यदि चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो इस वाले पार्ट के साथ में आपने चेक अटैच किया और बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, है ना। तो एक जो आपके पास पार्ट रहता है, मतलब एक कस्टमर के पास रहता है, ये उसके पास प्रूफ है कि मैंने इस डेट को इतना इतना अमाउंट का चेक जमा किया था, दिस इज़ द चेक नंबर। और बैंक को जब हम ये वाला पार्ट जमा कर देते हैं तो बैंक इस पार्ट को लेकर के एंट्री पास करता है और हमारे अकाउंट को अपडेट कर देता है। देखिए हम जैसे ही चेक बुक में चेक डिपॉजिट करके आते हैं, हमें अगले दिन मैसेज आ जाता है कि योर बैलेंस इज दिस, है ना। या हम चेक काटते हैं तो भी हमें मैसेज आ जाता है कि अब आपका बैलेंस जो है वो कम हो गया। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्लिप सिस्टम हम डिपॉजिट और विड्रॉल बाय स्लिप करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ये। लेकिन स्लिप सिस्टम क्यों रखा जाता है? स्लिप सिस्टम इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो काउंटर पार्ट, ये जो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, इसी के बेस पे वो क्या करता है, हमारे सारी चीज़ों को अपडेट कर देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट, ओके।